Hello dear students, I am your mentor सुजीत कुमार and welcome to my YouTube channel Reason Academy। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो CBSE के द्वारा जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया गया है 2024-25 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसको डिस्कस करेंगे जो कि एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है। चलिए वीडियो में देखते हैं आगे क्या है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल Px passes through the point -6, 0, 0 minus 30, 4 minus 20 and 6, 0. The zeros of the polynomial are। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो? देखिए किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए जो एक फॉर्मूला है, जीरो कैसे फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि Px कोई पॉलिनोमियल है, तो Px इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Px इज इक्वल टू हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें ये -6 0, इसमें x के जगह पे है -6 और y के जगह पे है 0। ठीक है, एक मिनट, y के जगह पे क्या है इसमें 0 है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x के जगह पे -6 रखते हैं, मान लो इस वाले पॉलिनोमियल को y मान लें। ठीक है, लेट px जो पॉलिनोमियल है उसको y के बराबर कर देते हैं और x के जगह पे -6 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा ना, क्योंकि x के जगह पे जैसे ही -6 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो एक तो ये वैल्यू हो गया कि x का वैल्यू हो सकता है -6। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे ये वाला तो नहीं हुआ क्योंकि इसमें x 0 है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें 0 नहीं है कहीं x में, y में, और इसमें इसमें y के जगह पे 0 है, यानी x के जगह पे अगर 6 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। तो देयरफॉर जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, -6 और 6। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus ky is equal to 7 and 6x plus 10y is equal to 3 is inconsistent। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? देखो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसका, इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसका नो सॉल्यूशन हो, यानी उस वाले इक्वेशन का अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो इक्वेशन कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा किसी भी इक्वेशन में अगर इनकंसिस्टेंसी है, यानी कि अगर उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 by c2 होता है। ठीक है, तो दो इक्वेशन है यहाँ पे, एक इक्वेशन है 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरा है 6x प्लस 7y 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 3। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, a1 के जगह पे रखना होगा 3 और a2 के जगह पे 6, b1 के जगह पे b1 जिसका वैल्यू अननोन है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -k और b2 का वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है, डज नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, c1 के जगह पे रख देंगे 7 और c2 के जगह पे रख देंगे c2 के जगह पे रख देंगे 3। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन को इस वाले पार्ट को इस वाले से कंपेयर अगर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 30 बाई 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। यहाँ से 6 5 जा 30, तो के का वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस है इधर, माइनस से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, के का वैल्यू, एक मिनट, के का वैल्यू कितना आ जाएगा? के का वैल्यू आ जाएगा -5। ठीक है, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज -5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -5। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इज नॉट ट्रू। तो पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। A number of seconds can be drawn at any point on the circle। सेकेंड क्या होता है? देखो मान लो ये सर्कल है, तो सेकेंड और सर्कल का ये सेंटर है,
सेकेंड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को किसी दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो लाइन कहलाता है सीकेंट। ठीक है, तो ऑप्शन में लिखा है नंबर ऑफ सीकेंट्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब कि बहुत सारा सीक्वेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं ए, तो इस वाले पॉइंट से नंबर ऑफ सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये, दूसरा ये, ऐसे ही तीसरा तीसरा ये हो जाएगा, है ना, एक और चौथा, ऐसे। तो इस तरह से नंबर ऑफ सीक्वेंस इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये भी सही है। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो ये सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, तो इसके यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएगा ना, मतलब सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब कि ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मान लो ये सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे है सी, एक पॉइंट यहाँ पे है डी, तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर देगा इस तरह से, ठीक है, तो क्या कहलाता है, इस तरह से जो लाइन ज्वाइन करेगा ये इसका कॉर्ड कहलाएगा, दिस इज कॉर्ड। मतलब कि ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है इसमें। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि सर्कल है, अब इसके अंदर एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, मान लो इस पॉइंट का नाम है ई, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। सर्कल के अंदर टेंजेंट थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट तो ड्रॉ होता है सर्कल पे एक पॉइंट लाई करता है, मान लो ये पॉइंट है जैसे यहाँ पे था, तो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ होता है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट का डेफिनेशन है टेंजेंट इज अ लाइन विच मीट्स अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, वो सर्कल का टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। देखो एपी का जो nth टर्म है 7n-4 है, तो फॉर्मूला तो पता हो, किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है उसको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को इसमें यूज करेंगे। इसमें इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ए एन का यानी nth टर्म का 7n-4 है, यानी कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 7n-4। ठीक है, तो अगर मान लो ए एन इज इक्वल टू 7n-4 है और n के जगह पे 1 पुट करें, ठीक है, तो ए वन हो जाएगा, ए वन इज इक्वल टू 7 इंटू 1-4, कितना आ जाएगा 7-4 इज इक्वल टू 3, यानी कि पहला टर्म आ गया इस वाले एपी का 3। अब दूसरा टर्म फाइंड कर लेंगे A2, यानी n के जगह पे 2 पुट कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा 14 माइनस 4 यानी कि 10। A1 हो गया 3 और A2 हो गया 10। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, D इज इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स A2 माइनस A1। 10 माइनस 3 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, ये तो सही है, 7 है। इसके बाद समझ में आया ना, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद होगा 5 नंबर। वो क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, कोन है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर दिए, कोन है ऐसे, तो इसके बेस में जो सर्कल है उसका रेडियस गिवन है, उसका रेडियस जो है वो एक स्फेयर एंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर आर ईच 5 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस के बारे में कहा कि दोनों का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, यानी इसका जो स्फेयर है उसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर और जो ये कोन है इसका भी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, if the volume of the cone is equal to the volume of the sphere then the height of the cone is,
क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम जो है कोन का वो इक्वल है स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर, तो हाइट फाइंड करना है कोन का, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस कोन h, h का वैल्यू बताना है। तो फॉर्मूला तो पता है ना, दोनों का क्या कह रहा है, वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम को दोनों को सेम कर देंगे। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर बच जाएगा, इधर कट जाएगा, तो एच का वैल्यू हो गया 4r, ठीक है। आर का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना आ जाएगा 5, सॉरी 5 नहीं 4 मल्टीप्लाई 5, यानी हाइट हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है tan थीटा इज इक्वल टू 5/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, इसका वैल्यू बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है। इसमें tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/2, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे भी सॉल्व करेगा, इसको p/b है ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/b, है ना, p का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2, फिर इस तरह से हाइपोटेन्यूस निकालेगा, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। इससे जो ज़्यादा अच्छा तरीका है वो है इस जो इक्वेशन जिसका वैल्यू फाइंड करना है ना, जिस एक्सप्रेशन का इसका जो वैल्यू फाइंड करना है, इसमें कॉस से अगर डिवाइड लगा दें, ठीक है, तो ज़्यादा आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो हो जाएगा 4, नई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, हो जाएगा 4 sin थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन अपॉन 4 sin थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड लगा देने के बाद sin थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, यानी इसको लिखेंगे 4 tan थीटा प्लस कॉस कॉस कैंसिल हो जाने पे यहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी हो जाएगा 4 tan थीटा और माइनस कॉस बाई कॉस कितना आ जाएगा 1, कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल, तो आ जाएगा 1। तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है 5/2, तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 5/2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5/2 माइनस 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2, यानी अब इधर सॉल्व करते हैं, इसके बाद हो जाएगा 10 प्लस 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10 माइनस 1, जो फाइनल आंसर होगा 11/9, 11/9 ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11/9, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इस सर्कल का सेंटर गिवन है ओ, ये जो है इसका सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब इसमें गिवन है इफ एंगल टी पी क्यू 110 डिग्री है, टी पी क्यू ये गिवन है 110 डिग्री, तो देन एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू कौन सा होगा, कितना होगा पी ओ क्यू, ये एंगल पी ओ क्यू ये वाला है पी ओ क्यू, ठीक है, तो यहाँ से पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू इस वाले एंगल का वैल्यू बताना है। अब कैसे बनेगा, देखो इसमें एक अलग से आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो कि 9th क्लास का एक थ्योरम है, को पता होगा। मान लो ये सर्कल है और इसका ये सेंटर है ओ, ठीक है, ये सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, और अगर किसी भी सर्कल के टेंजेंट पे अगर रेडियस से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी सर्कल के टेंजेंट पे, किसी भी सर्कल के टेंजेंट पे, मान लो ये टेंजेंट है और इस पे अगर एक रेडियस से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी यहाँ तो हो जाएगा 90 डिग्री, इतना वाला पार्ट हो जाएगा कितना 90 डिग्री,
और जो ये वाला पार्ट बच गया वो हो जाएगा 110 माइनस 90 डिग्री। कितना आ जाएगा ये? 110 में से 90 डिग्री जाएगा, लेस कर देंगे तो हो जाएगा 20 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो भी 20 डिग्री होगा और ये वाला जो एंगल है वो भी 20 डिग्री होगा। दोनों एंगल 20 डिग्री है। 20 डिग्री इसीलिए होगा भी क्योंकि ये दोनों इस सर्कल का क्या है, रेडियस है। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना, ये दोनों ही सर्कल का रेडियस है। जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इसका भी लेंथ होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों 20-20 मिलकर के हो गया 40 डिग्री। जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें, ट्रायंगल पी ओ क्यू, एक ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो हो जाएगा 180 में से लेस कर देंगे 20 प्लस 20 यानी कि 40 डिग्री। ओवरऑल हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 140 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5/2, एक जीरो दिया है इसका -5/2 और दूसरा जीरो गिवन है ये अंडर, पहला जीरो दिया हुआ है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और दूसरा जीरो है स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो गिवन है, ठीक है, और बताना है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका दो जीरो होगा, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा जीरो। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, मिनट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 मल्टीप्लाई, पूरे में स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा -5/2। ठीक है, स्क्वायर रूट हट गया तो हो जाएगा 5/2। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा -5/2। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है यहाँ से कि अल्फा इंटू बीटा का तो वैल्यू आ गया जीरो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसमें -b/a मान करके कर लेंगे, माइनस इसको कंपेयर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो जीरो हो नहीं सकता है, तो यहाँ से b का जो वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा जीरो। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं c/a। अगर अल्फा इंटू बीटा c/a है, ठीक है, अगर अल्फा इंटू बीटा c/a है तो कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा -5। ठीक है, तो इस a b c के वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। इससे भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं किसी भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा a का वैल्यू 2x² प्लस bx, b का वैल्यू है जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा और c के जगह पे रखना होगा -5। ठीक है, c के जगह पे अगर -5 रख देंगे तो हो जाएगा 2x² -5 और यही बन गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यस, ऐसा वाला ऑप्शन, ऐसा वाला जो है ऑप्शन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसको देखो, ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इसको इस फॉर्म में लेकर के आएंगे। ठीक है, इस फॉर्म में कैसे लेकर के आएंगे, इसमें से अगर 4 कॉमन ले लेते हैं, में से अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 2x² -5, है ना, दिख रहा है ना ये 2x² -5। तो ये इसी का तो मल्टीपल है, ये और ये सेम चीज है, इसका 4 टाइम्स है, यानी मल्टीपल है ये इसका। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दूसरे तरीके ऐसे भी कर सकते हैं, एक जो फॉर्मूला पता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म,
जनरल फॉर्म पता होगा, फॉर्मूला पी एक्स मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फॉर्मूला है, प्लस अल्फा इंटू यहाँ पे एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल को, इस वाले फॉर्मूला को यूज करके भी उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाकी आंसर तो चल गया पता, आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8x स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, समझ में आया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर से है। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 45, क्लासेस दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 9, 15, 10, 6। तो इसमें बताना है अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास का अपर लिमिट फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में। देखो अपर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे मीडियन क्लास का, तो सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करना होगा, तो इसमें ड्रॉ करना होगा एक फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, इसमें एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है मीडियन फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, यहाँ पे हो गया इसका फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हो गया इसका क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लास है गिवन 0 से 10, फ्रीक्वेंसी है इसका 5। ठीक है, दूसरा क्लास है 10 से 20, फ्रीक्वेंसी है इसका 9। ठीक है, आगे ड्रॉ कर लेंगे इसको। 10 से 20 इसका फ्रीक्वेंसी है 9। इसके बाद है 20 से 30 जिसका फ्रीक्वेंसी है 15, 30 से 40 जिसका फ्रीक्वेंसी है 10, और लास्ट में गिवन है 40 टू 50 जिसका फ्रीक्वेंसी है 6। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, यहाँ ऐसे जोड़ेंगे 5, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा 5 4 9 1 1 2 29, 29 प्लस 10 39, 39 प्लस 6 हो जाएगा 45। ठीक है, सही है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है टोटल गिवन है क्वेश्चन में 45। ठीक है, तो 45 है यहाँ पे गिवन फ्रीक्वेंसीज का सम। पता होगा कि इसमें मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए होता है n/2। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 वही क्लास बन जाता है मीडियन क्लास। ठीक है, तो n/2 करना होगा यानी 45/2 करना पड़ेगा। 45/2 कितना, 45 का आधा होता है 22.5, साढ़े 22, साढ़े 22 होता है, तो 22.5 से जस्ट ग्रेटर कौन सा दिख रहा है इसमें 29। ठीक है, इसका 29 का करस्पॉन्डिंग क्लास है 20 टू 30, और मीडियन क्लास हो गया, मीडियन क्लास है 20 टू 30। ठीक है, यही है इसका मीडियन क्लास 20 टू 30। तो 20 टू 30 का लोअर लिमिट है 20 जबकि अपर लिमिट है 30। तो इस क्लास का जो मीडियन, इस क्लास का अपर लिमिट हो जाएगा 30। ठीक है, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 30 इज द राइट आंसर। समझ में आया। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, आधे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल। ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो कॉर्ड ए बी और सी डी का। ठीक है, लेकिन ओ सेंटर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बस। अगर इसमें गिवन है एंगल बी ओ सी का वैल्यू 80 डिग्री है, एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल है 80 डिग्री, और ओ ए, ये लाइन ओ ए और ये लाइन है ओ डी, इन दोनों का लेंथ अगर बराबर है तो बताना है इन दोनों में, इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा रिलेशन है ये गिवन चार ऑप्शन में से। ट्रायंगल ओ डी ए और ट्रायंगल ओ बी सी में। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में कैसा रिलेशन है, देखो यहाँ पे अगर 80 डिग्री है, ठीक है, तो सबसे पहला ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा, पहले ये देखो सिमिलर होगा कि नहीं होगा। सिमिलर कैसे होगा, देखो ये एंगल 80 तो ये भी एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, पहला ये कंडीशन। और एक
कॉन्सेप्ट पता होगा आपको ये वाला। जैसे मान लो ट्रायंगल का, सर्कल का ये आर्क है और ये इसका है कॉर्ड। तो एंगल जो सेम सेगमेंट में बनता है, ठीक है, ये कॉर्ड का दो सेगमेंट, कॉर्ड की सर्कल को दो सेगमेंट में बांट देता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में। तो जो सर्कल का जो ये मेजर सेगमेंट है, अगर इसी में दो ट्रायंगल ऐसे बना दें, ठीक है, तो इन दोनों एंगल का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। यानी एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, ये सर्कल का आर्क है, ठीक है, और इस वाले एंगल में ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, सेम आर्क से बन रहा है ना, ये सेम आर्क है, ये वाला जो आर्क है, ठीक है, इस वाले आर्क से बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का वैल्यू होगा बराबर। सिमिलरली अगर इस वाले आर्क को देखें, आर्क BD, तो आर्क BD से जो दो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल नहीं एंगल, जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल। तो देयरफॉर ये दोनों ही ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, ठीक है, ये पहला चीज हो गया। तो इस तरह से दोनों ही ट्रायंगल हो रहा है सिमिलर। तो सिमिलर तो सब में है, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे नॉट सिमिलर लिखा है, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी लिख रहा है नॉट सिमिलर, ये वाला ऑप्शन, ये भी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, नॉट सिमिलर लिखा है क्योंकि जबकि हमको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल है सिमिलर। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है, ये चेक करना पड़ेगा। देखो, अगर ये दोनों एंगल, ये एंगल है ना किसके बराबर, इस वाले एंगल के बराबर, और ये एंगल किसके बराबर, इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में तो दिया ही है कि ये एंगल, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल लेंथ का है, तो ये तो है आइसोसेलेस। और इसमें इसमें भी आइसोसेलेस होगा, है ना, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, इक्वल मेजरमेंट का है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इक्वल मेजरमेंट का। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 आर। रूट्स बताना है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ऑप्शन में पूछ रहा है कि इरेशनल है, डिस्टिंक्ट है, इस टाइप से है। तो पता होगा डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने पे अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर होगा तो रूट जो होगा बराबर है, तो रूट्स होगा रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, तो इस वाले कंडीशन में रूट्स होगा रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट। और अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आए, मतलब निगेटिव में आ जाए, तो ये हो जाता है ठीक है, रियल का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनरियल या फिर इमेजिनरी। यानी इस वाले कंडीशन में नो रियल रूट होता है, नो रियल रूट या फिर इमेजिनरी रूट, ठीक है। अब यहाँ पे डी का वैल्यू फाइंड करना होगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है -1। इसमें पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 4। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 5। डी का वैल्यू 5 है विच इज ग्रेटर देन, डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर आ गया। अगर डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो मतलब डी का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो रूट्स होगा रियल और अनइक्वल, यानी इक्वल नहीं होगा। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नॉट रियल, ये ऑप्शन गलत है। रियल इक्वल लिखा है, ये भी ऑप्शन गलत। इसमें लिखा है इरेशनल डिस्टिंक्ट, रैशनल डिस्टिंक्ट, तो इन दोनों ऑप्शन में अब इसमें पता करना है इरेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, तो उसके लिए वैल्यू ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि रूट जो होगा ना वो अनइक्वल होगा, मतलब कि डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, अलग डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होगा, डिस्टिंक्ट का मतलब। तो रैशनल या फिर इरेशनल फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, रूट्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो रूट्स कैसे फाइंड होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी
2a वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। माइनस बी का मतलब -1 और प्लस माइनस डी का वैल्यू अभी फाइंड किया है 5, तो लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 इंटू ए का वैल्यू गिवन है 1, ठीक है ना। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और इसमें हो जाएगा -1 प्लस माइनस इतना ही तक रहने देते हैं इसको। तो इसमें दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 है जो कि इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को अगर किसी भी रैशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो वैल्यू भी इरेशनल ही आता है। देयरफॉर वी कैन से दैट जो रूट्स होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हो जाएगा इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, इसीलिए 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इज। अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो 3 tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा 3 इंटू 10 30 डिग्री, और 10 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, जितना भी टी रेशियो जाए उसका तो वैल्यू पता ही होना चाहिए। 10 0 का वैल्यू कितना होता है, 10 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और इसमें 10 30 के बाद हो जाता है 45, 10 45 का वैल्यू कितना होगा 1। इसके बाद 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3। इसके बाद होता है 10 90 का वैल्यू होता है मीनिंगलेस ऐसे इन्फिनिटिव। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 10 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/√3, देयरफॉर 3/√3 इसका सही आंसर है। ऑप्शन में है सी नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396/7 सेंटीमीटर क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज। तो टोटल सरफेस एरिया बताना है उस सॉलिड हेमिस्फीयर का। देखो हेमिस्फीयर कैसा होता है, ऐसा स्फीयर का आधा वाला पार्ट जो है वो कहलाता है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसका कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, जिसका वैल्यू दिया है 396/7। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे किसका, आर का वैल्यू, जिस आर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर में, और टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या लिखते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड करना है, वो जहाँ से जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब इज इक्वल टू 396/7, 7 और 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 396 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई 22। देखो 11 से कट रहा है ना, ये 11 2 22, 11 33, बच गया 6, 11 6 66, 2 2 4, 4 9 36, तो आर क्यूब का वैल्यू आ गया 27, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3, आर का वैल्यू 3 आ गया। अगर आर का वैल्यू 3 है तो आर के वैल्यू को भी इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 66 मल्टीप्लाई 9/7, 9 6 54, 4 कैरी 5, 9 6 54 और प्लस 5 59/7, यानी आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 594/7। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, एक बैग में टोटल 24 बॉल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के 24 गेंद रखे गए हैं उसमें, जिसमें ब्लू कलर का जो बॉल है वो है 4, ग्रीन कलर का बॉल कितना है, ग्रीन कलर का बॉल है 11, और जो बच गया रेस्ट वो है व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर का बॉल कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिला करके हो गया 15, तो 15 को लेस कर देंगे 24 में से तो हो जाएगा 9, यानी व्हाइट कलर का बॉल कितना है 9। अगर व्हाइट कलर का बॉल 9 है तो इसी व्हाइट कलर के होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि अगर एक बॉल को रैंडमली निकाला जाता है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट इन कलर इज, तो प्रोबेबिलिटी बताना है जो गेंद निकाला जाता है वो व्हाइट कलर का होगा, तो प्रोबेबिलिटी व्हाइट होने का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट इज इक्वल टू टोटल
total outcome favorable to getting white 9 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल जो कि 24 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, आंसर हो जाएगा 3/8। क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर 3/8। ठीक है, 3/8 इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5 इज। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, एक तो हिंट यहाँ से मिल गया कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका जो वैल्यू होगा वो एक्स पे हो जाएगा, एक्स पे कोई वैल्यू होगा जबकि वाई 0 होगा। यानी एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जबकि वाई का वैल्यू उस पे होता है 0। अब इसका एक तरीका है कि या तो चेक करना होगा सबको बारी बारी करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके एक एक करके चेक करना पड़ेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम लग जाएगा, है ना। उससे अच्छा जो तरीका है वो इस ग्राफ से ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इसका, एक्स यहाँ हो जाएगा एक्स डैश, यहाँ लिखेंगे वाई, यहाँ लिखेंगे वाई डैश। ठीक है, पॉइंट क्या है -4 और -5। ठीक है, पॉइंट है -4 -5। -4 -5 कहाँ पे आया, लाई करेगा। मान लो यहाँ पे -4 है और यहाँ पे है -5, तो जो पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए -4 एंड -5, ये पॉइंट हो गया -4 -5। सबसे नजदीक में कौन सा पॉइंट होगा, एक पहला ऑप्शन है 0 0 ओरिजिन, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, है ना। ओरिजिन यही होता है ना 0 0। और दूसरा है -4 0 यानी एक्स पे -4 वाई पे 0, ये वाला। तीसरा है -5 0 यानी एक्स पे -5 और वाई पे 0, एक्स पे -5 और वाई पे 0, मतलब यहाँ पे आएगा। ये भी थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, ऐसे नहीं, सबसे नजदीक अभी तो यही दिख रहा है ना। और दूसरा है, और चौथा है स्क्वायर रूट ऑफ 41 0, स्क्वायर रूट ऑफ 41 यानी अप्रॉक्स में 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो लगभग 6 और 7 के बीच में यहाँ कहीं पे आएगा। तो ये भी यहाँ से दूर पड़ रहा है, तो सबसे नजदीक का जो पॉइंट है वो है यही वाला पॉइंट, यानी कि आंसर हो जाएगा -4 0। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -4 0। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन निकालना है किसी डेटा का, तो किसको यूज किया जाता है, किससे फाइंड करते हैं मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मीडियन से, मीन से, रेंज से या फिर मोड से। देखो रेंज के बारे में पता है, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी जो गिवन डेटा है तो उस गिवन डेटा में से जो सबसे हाईएस्ट वाला वैल्यू होगा और जो सबसे लोएस्ट वाला वैल्यू होगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। मोड, मोड होता है, मोड में क्या करते हैं, जो मैक्सिमम टाइम्स आता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा जिस डेटा का, वो कहलाता है मोड, तो ये भी नहीं होगा। मीन होगा, मीन भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों मीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि मीन होता है एक तरह से एवरेज, मीन का मतलब एक तरह से एवरेज होता है, तो मीन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन एक मिडल वैल्यू है, मिडल वैल्यू है, और इसको तब फाइंड करते हैं जब किसी भी गिवन डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी गिवन डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद, गिवन डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद फाइंड क्या करते हैं इसका मिडल मोस्ट वैल्यू, मीडियन। और मीडियन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है n+1/2th टर्म। 2th टर्म अगर गिवन, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है तो, लेकिन वही अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का जो नंबर है वो इवन हो जाएगा, तो यहाँ इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से फाइंड करते हैं मीडियन अगर गिवन नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू है n का, अगर इवन हो जाता है तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ पॉइंट ऑन
एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2-3 एंड बी 5-6 इन द रेशियो 1:2 द पॉइंट इज। तो उस पॉइंट का वैल्यू बताना है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, दो पॉइंट है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 2-3, ठीक है, 2-3 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 5-6। तो इस पे एक कोई पॉइंट लाई कर रहा है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है, इस पे एक पॉइंट है P, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो उस पे एक्स का वैल्यू होगा, जबकि एक्स एक्सिस पे वाई होता है 0। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x0। ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 1 और 2 के रेशियो में, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे। मान लो ये m है और ये n है, ठीक है, दो जो रेशियो दिया है 1:2, तो इसमें m मान लेंगे 1 को और n मान लेंगे 2 को। तो सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इस वाले फॉर्मूला को यूज करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। m का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू कितना है, x2 यहाँ से x2 का वैल्यू गिवन है 5 प्लस n का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू गिवन है 2 अपॉन m प्लस 1, यानी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा 6 प्लस 2 2 4 अपॉन 3 10 अपॉन 5 प्लस 1, इसमें 5 प्लस 4, अच्छा यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 5 होगा, ठीक है, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9 अपॉन 3, आंसर हो जाएगा 3 इसका, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 3। तो जो कोऑर्डिनेट होगा उस गिवन पॉइंट का हो जाएगा 3 3 0, ठीक है, 3 0। इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल shuffled deck of playing card. The probability of getting red face card is। लाल कलर का जो फेस कार्ड होगा उसको फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसको फाइंड करना है। देखो तो पता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होता है एक प्लेइंग कार्ड में, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है 52, जिसमें से 13 13 13 और 13 इस तरह से डिवाइड करेंगे। जो दो 13 है वो रेड के लिए होगा, रेड कलर का कार्ड, और बाकी जो दो 13 13 है वो होता है ब्लैक कलर का कार्ड, ठीक है। यानी टोटल रेड कलर का कार्ड होता है 26 और ब्लैक कलर का भी कार्ड होता है 26। अब इसमें आता है सूट्स और फेस कार्ड। तो फेस कार्ड होता है कितना, एक होता है किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन, जैक। किंग का टोटल फेस कार्ड किंग का होगा 4, क्वीन का भी 4 और जैक का भी 4। यानी एक राजा यहाँ, एक राजा यहाँ, एक राजा यहाँ, एक राजा इसमें से, ठीक है। तो टोटल किंग हो गया 4, ठीक है। इस तरह से क्वीन में भी होगा और इस तरह से जैक में भी। क्वेश्चन पूछ रहा है गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड कलर का जो फेस कार्ड होगा, तो रेड कलर का फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 2 किंग, 2 क्वीन और 2 जैक रेड कलर वाला अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल कार्ड्स कितना होता है 52, तो डिनोमिनेटर में लिखना होगा 52। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8/52, ठीक है। आंसर क्या है 8/52, टू टू सॉरी 8 नहीं 2 to 4, एडिशन में गलती होगा, 2 to 4 तो 6/52, आंसर हो जाएगा 6/52। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 3 6 और 2 से कट जाएगा 26, ठीक है। आंसर हो जाएगा 3/26। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 3/26, तो सही है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 18। 18 तो हो गया ना, 18 था ये, फिर 17 था, 17 भी हो गया, 18 भी हो गया। अब आगे 19, 19 और 20 जो लास्ट का दो क्वेश्चन रहेगा इसमें, वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर ए,
बी सी डी इस तरह से करके। ए तब सही है जब दोनों असर्शन रीजन सही है, ठीक है, इस तरह से इसमें लिखा है दोनों सही है। ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। इसमें बी ऑप्शन तब सही होगा जब असर्शन रीजन दोनों ही सही होगा लेकिन रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा असर्शन का। ऑप्शन नंबर सी सही तब होगा जब असर्शन ट्रू होगा लेकिन रीजन फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर डी तब सही होगा जब असर्शन फॉल्स होगा लेकिन रीजन ट्रू होगा। क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ एनी टू कंजेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। किसी भी दो कंजेक्यूटिव मतलब होता है लगातार इवन नेचुरल नंबर का एचसीएफ 2 होगा। तो इसको एग्जांपल से समझना है 2 4 6 8 इस तरह से एंड सो ऑन। ये सब कंजेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है और इसका एचसीएफ 2 तो होगा ही। अगर मान लो 4 और 2 का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, है ना। किसी भी दो कंजेक्यूटिव का 4 या फिर 6 का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ यहाँ भी 2 आएगा, यानी असर्शन तो इसका सही है। रीजन इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। इवन नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होता है क्या? हाँ, तो ये भी सही है। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये दोनों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कंजेक्यूटिव वर्ड जो लगा हुआ है ना, इसके वजह से। ठीक है, एचसीएफ में कह रहा है कि एचसीएफ किसी में दो कंजेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का वो 2 होता है, लेकिन अब कोई भी नेचुरल नंबर है वो तो 2 से डिवाइड होता ही है ना। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, जिसके वजह से क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। मीन्स बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन ए लिखा है इफ द रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज reduced to its half and the angle is doubled then the perimeter of the sector remains the same। perimeter of the sector, अरे इसका तो एक और ऑप्शन था इसमें मिसिंग है। ठीक है, असर्शन तो लिख दिए, इसमें दूसरा ऑप्शन इसमें छूट गया है। इसमें इफ द रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज reduced to its half and angle is double then the perimeter of the sector remains the same। वैसे इसका आंसर जो होगा ना 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा है असर्शन ही फॉल्स है, तो आगे चेक करना ही नहीं है, असर्शन ही इसका फॉल्स है, भले ही इसका रीजन ट्रू हो। इसका दूसरा जो रीजन है वो यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन रीजन जो है ना पहले इसे इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज reduced टू इस हाफ। अगर मान लो किसी सर्कल का जो सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर क्या होता है, ऐसे करके इस तरह से जो पार्ट है ना ये वाला कहलाता है सेक्टर। अगर इस सेक्टर को हम क्या कर दें, रेड्यूस कर दें हाफ, इसका रेडियस रेडियस इसके सेक्टर का आधा कर दें, मतलब पहले की अगर रेडियस आर है अब रेडियस कर देते हैं r/2, लेकिन एंगल को कर देना है डबल। एंगल को कर देंगे डबल, मतलब एंगल पहले थीटा था तो अब होगा 2 थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल, और यहाँ पे रेडियस हो जाएगा r/2। रेडियस को आधा कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन द सेम। सेक्टर का पेरीमीटर सेम होगा क्या? नहीं, पेरीमीटर इसका बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं सेक्टर का? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2r, इन दोनों रेडियस को जोड़ेंगे और प्लस इसमें जोड़ना पड़ेगा 2πr इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, जो फॉर्मूला है इस वाले फॉर्मूला को यूज करना होता है। ठीक है, और इसमें क्या बन जाएगा, इसमें इसके लिए जो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा 2 इंटू r/2, क्योंकि रेडियस इसका आधा है, प्लस 2π इंटू r/2 इंटू थीटा हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, इसमें r से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें यही भी 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया r प्लस, इसको सिंप्लीफाई करने पे r आ जाएगा r प्लस थीटा थीटा पाई r। ठीक है, थीटा पाई r अपॉन 180 डिग्री। ये 2 इस 360 को कैंसिल करेगा 180 टाइम्स में, तो ये फाइनली आ जाएगा ये r प्लस थीटा पाई r बाई 180 डिग्री। और इसमें इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें कौन सा कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा, 2 से ये कटेगा 180 टाइम्स में, तो हो जाएगा 2r प्लस पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो ये दोनों सेम नहीं ना, दोनों में डिफरेंस है,
दोनों में किस का डिफरेंस है, ये इसमें ये r का डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके वजह से इन दोनों का पैरामीटर सेम नहीं होगा, एसर्शन ही गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। वैसे इसका जो रीजन है ना, वो रीजन में इसके आर्क के लेंथ के बारे में शायद कहीं पे पूछा गया है, ठीक है ना, आर्क के लेंथ के बारे में, लेंथ ऑफ आर्क, सेक्टर, ऐसे सेक्टर जो बनता है ना, इस तरह से जो सेक्टर बनता है यहाँ पे, इसमें आर्क का जो लेंथ होता है, आर्क का लेंथ, ये आर्क का लेंथ, उसका लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जाती है सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री को यूज करते हैं, और इसमें शायद फॉर्मूला ही पूछा गया था, 2 से ये कट जाता है तो होता है 180 डिग्री, तो होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, और यही था उसमें लिखा हुआ, उसमें लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है और ऑप्शन में दिया था यही वाला, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री होता है, तो ये तो सही है, लेकिन एसर्शन इसका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।